का आप फिजिक्स में बहुत दफा सुनेंगे, तो इसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर जिसको उर्दू में गलती कहा जाता है, तो क्योंकि मेजरमेंट्स लेते हैं हमेशा गलती की गुंजाइश होती है, तो फिजिक्स में हमें यह डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि एरर क्या होता है, कितनी टाइप्स का होता है और एरर आने की वजूहात या उनके कॉजेज क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एरर होता क्या। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, बहुत प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से वेट करता हूं, तो वो बताता है कि वेट आ रहा है 80.00 kg, यानी कि एग्जैक्ट 80 kg। और फिर मैं यही वेट किसी और इंस्ट्रूमेंट से करता हूं, तो वो मुझे बताता है कि वेट है आपका या मैस है आपका 81 kg। अब ये जो प्रिसाइज वैल्यू थी, इसको हम बोलेंगे मार्क्ड वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू, जबकि ये जो वैल्यू मैंने किसी और मेजरमेंट से ली है, इंस्ट्रूमेंट से ली है, इसे मैं कहूंगा कि ये मेजर्ड वैल्यू। और आप देख रहे हैं कि आपकी मार्क्ड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू सेम नहीं है, बल्कि आपकी मेजर्ड वैल्यू मार्क्ड वैल्यू से 1 kg डिफर कर रही है। तो ये जो 1 kg है, यही हमारा एरर होगा। तो यहां से हम एरर को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज एन एरर। इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन मार्क्ड वैल्यू, वो जो स्टैंडर्ड वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट से जो ली है, मार्क्ड वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। तो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है और जो आपने मेजर किया है उसके दरमियान जो डिफरेंस होगा उसे हम कहेंगे एरर। अब किसी भी मेजरमेंट में एरर क्यों आ सकता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एरर क्यों आ सकता है किसी भी मेजरमेंट में। सबसे पहली और बड़ी ही बेसिक रीजन क्या है कि एरर मे बी ड्यू टू नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन। हो सकता है जो शख्स एक्सपेरिमेंट करने वाला है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से, लापरवाही की वजह से, या उसके इनएक्सपीरियंस होने की वजह से कि वो मेजरमेंट वो इंस्ट्रूमेंट को ज्यादा अच्छी तरह से डील नहीं कर सकता, तो उसकी लापरवाही की वजह से या उसकी ना तजुर्बाकारी की वजह से जो है वो एरर आ सकता है। इसके अलावा एरर में ड्यू टू फॉल्टी ऑपरेटर्स। एरर आने की एक वजह हो सकता है कि आपका वो शख्स जो लैब में काम कर रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ मसला है तो फिर हमारे पास जो फॉल्टी ऑपरेटर्स है, एरर उसकी वजह से आएगा। और अगर ये दोनों भी ठीक हों फिर भी एरर आ सकता है, और वो एरर आ सकता है ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट मेथड। हो सकता है जो मेथड आप यूज कर रहे हैं वो मेथड ही ठीक ना हो, तो अगर मेथड में ही प्रॉब्लम है तो फिर वो शख्स जितना मर्जी एक्सपीरियंस्ड हो, वो ऑपरेटर्स जो है वो बिल्कुल फॉल्टी ना हो, बिल्कुल प्रिसाइज ऑपरेटर्स हो, फिर भी आपका आंसर गलत आ गया, क्योंकि जो टेक्निक आपने डिवाइस किया है उसी में प्रॉब्लम है। तो ये है हमारे पास एरर और एरर के कॉजेज। अगर आपने एक बात नोट की हो, तीनों कॉजेज में एक बात कॉमन है, और वो बात क्या कॉमन है कि अल्टीमेटली एरर की वजह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंसान खुद ही है। या तो वो डायरेक्टली ही प्रॉब्लम करे, अगर ऑपरेटर्स में प्रॉब्लम है तो ऑपरेटर्स भी तो इंसानों ने ही बनाया, तो ये भी इंसानों के ही खाते में आएगी गलती। और अगर मेथड में प्रॉब्लम है तो मेथड भी जो है वो ह्यूमन बींग्स का जो है वो डिवाइस किया हुआ है। इसका मतलब यहां से हम एरर को एक और तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि एरर वो गलती है जो इंसानों की वजह से आए। अब आप कहेंगे कि सर फिर ऐसी भी गलती होती है जिसमें इंसान का कसूर ना हो, तो यस, उसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। और मैं आपको इसको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं। अनसर्टेनिटी को गलती नहीं कहते, इसको उर्दू में कहते हैं गैर यकीनियत। व्हेन यू आर इन डाउट, जब आपको यकीन नहीं है किसी चीज के बारे में, यू आर नॉट कंफर्म, यू आर डाउटफुल, इसे हम बोलते हैं कि अनसर्टेनिटी है। बजाहिर इनको एक ही तरह से
देखा जाता है हम कह देते हैं कि भाई एरर है या अनसर्टेनिटी है, लेकिन अनसर्टेनिटी कुछ और चीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त मुझे बताएं एग्जैक्ट क्या टाइम हुआ, आप कहते हैं कि सर 9:55, मैं कहता हूं और एग्जैक्ट बताएं, आप कहते हैं 9:55 और 30 सेकंड, 30 सेकंड्स। लेकिन जब तक आप मुझे बताते हैं, क्या 30 सेकंड्स रहेंगे? आपके बताते बताते भी तो 1-2 सेकंड्स गुजर चुके होंगे। आप क्या करेंगे इस एरर को कम करने के लिए? आप और तेजी से बोलेंगे। लेकिन आप खुद सोचें, आप जितना मर्जी तेज बोल लें, क्या मुझे आप एग्जैक्ट इस लम्हे क्या टाइम चल रहा है बता सकते हैं? आप कभी भी नहीं बता सकते। इवन आप मुझे अगर ये भी कह दें कि सर क्लॉक को खुद देख लें, तब तो आपको एग्जैक्ट टाइम पता चलेगा। अगर मैं क्लॉक को खुद देखूं तो लाइट क्लॉक से टकराकर जब तक मेरी आंख में आएगी, इसमें भी 1 नैनोसेकंड टाइम गुजर चुका होगा। और फिर मजीद जब वो मेरी आंख से जाएगी और ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा तो कुछ टाइम वहां पर भी डिले होगा। इसका मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग राइट दिस टाइम, तो हम इसको कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते कि इस वक्त एग्जैक्टली प्रेजेंट में क्या हो रहा है या एग्जैक्ट क्या टाइम है, आप नहीं मुहैया कर सकते। क्या इसमें आपका फॉल्ट है? हरगिज नहीं। ये नेचर की इम्परफेक्शन है कि आपकी सारी सेंसेस जो है वो थोड़ी सी स्लो हैं। लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता है, इसमें आपका प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर अनसर्टेनिटी का कॉज आप नहीं होंगे, अनसर्टेनिटी की कॉजेज डिफरेंट हो सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कॉजेज ऑफ अनसर्टेनिटी। पहला कॉज है अनसर्टेनिटी में बी ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। आइए इसको समझते हैं। इमेजिन करें कि मेरे पास एक स्केल है और मैं इस स्केल पे एक पेंसिल की मेजरमेंट लेना चाहता हूं। मैं ये पेंसिल उसके सामने रखता हूं और मैं देखता हूं कि इसकी लेंथ कितनी है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक रीडिंग 7.4 है और एक 7.5 है। अब 7.4 और 7.5 के दरमियान में गैप है। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे रीडिंग बताएं, आंसर बताएं, आप या तो 7.4 कह सकते हैं, 7.5 कह सकते हैं, दरमियान का तो आपको मालूम ही नहीं, बिकॉज देयर इज नो रीडिंग बिटवीन 7.4 एंड 7.5। अब आप मुझे अगर 7.4 बताएं तब भी आपकी इंस्ट्रूमेंट में आपकी मेजरमेंट में थोड़ा सा इशू है, और अगर आप 7.5 बताएं तब भी इशू है। क्या ये इशू आपकी वजह से? हरगिज नहीं, ये इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है। हाँ, मैं इसको इंप्रूव कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अगर मैं 7.4 और 7.5 के दरमियान में भी रीडिंग्स कर दूं, दरमियान में भी मजीद डिविजन्स कर दूं, अब आप 7.4 को चेक करने के बाद आप मजीद ये देख सकते हैं कि 7.4 से आगे 4 स्मॉल रीडिंग्स हैं, तो आप कहेंगे कि सर ये 7.44 है। अब आप 2 डेसिमल्स बता रहे हैं, लेकिन क्या अब ये एग्जैक्ट 7.44 है? तो नहीं। अब यहां पर भी 2 रीडिंग्स के दरमियान अगर मैं मजीद रीडिंग्स करूं तो इसको इंप्रूव किया जा सकता है। तो इसका मतलब आपके इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट होती है जिसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। उससे कम अगर रीडिंग हो तो वहां पर डिविजन्स नहीं होती और आप नहीं बता सकते। इसमें आपका फॉल्ट नहीं है, ये अनसर्टेनिटी है। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसकी एक लिमिट होती है। नंबर 2, imperfection of human senses। आपकी जो ह्यूमन सेंसेस हैं वो भी इम्परफेक्ट हैं। इसकी एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको पहले ही दे चुका हूं। जैसे अगर मैं किसी भी चीज को मेजर कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइम देखना चाह रहा हूं तो आप एग्जैक्ट टाइम कभी भी नहीं बता सकते, क्योंकि लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कुछ टाइम लगता है और हमारी सेंसेस भी स्लो हैं। हम इसको एक आसान एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना चाहता हूं। टाइम पीरियड क्या होता है? पेंडुलम एक दफा मूव करे, जितना टाइम लगेगा इसे हम टाइम पीरियड बोलेंगे। तो अगर मैं इस पूरी एक वाइब्रेशन का टाइम फाइंड आउट करूं तो जैसे ही पेंडुलम चला मैं फौरन स्टॉप वॉच ऑन करूंगा, और एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के बाद जैसे ही वो उसी जगह पर वापस आएगा मैं स्टॉप वॉच बंद करूंगा। लेकिन क्या मैं एग्जैक्ट उसी वक्त स्टॉप वॉच बंद कर पाऊंगा जब वो उसी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा? मैं थोड़ा सा अर्ली हो सकता हूं, मैं थोड़ा सा लेट हो सकता हूं, क्योंकि मेरी सेंसेस जो है वो एग्जैक्ट परफेक्ट नहीं है। तो यहां जो एरर आएगा वो भी हमारे पास वो एक अनसर्टेनिटी होगी
कि आपने क्या एग्जैक्ट उस लम्हे जब पेंडुलम वापस आया है क्या आपने स्टॉप वॉच जो है वो दबाई है या नहीं। तो इसका मतलब ये रिएक्शन टाइम जो है ये किसी भी ह्यूमन बीइंग का परफेक्ट नहीं हो सकता, हर एक चीज को रिएक्शन कुछ ना कुछ रिएक्शन टाइम चाहिए होता है। इसी तरह हम कह सकते हैं एक और कॉज है अनसर्टेनिटी का और वो है वेरिएशन इन नेचुरल प्रोसेस। आपके जितने नेचुरल प्रोसेस है उसमें कुछ ऐसी वेरिएशंस है जिनको आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आपको मालूम है ना कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हायर शेल से लोअर एनर्जी शेल पर जंप करते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है हाई से लो पर जंप करेगा, लेकिन हमें यह मालूम नहीं है कि एग्जैक्ट किस लम्हे वो जंप करेगा। तो क्योंकि यहां पर भी एक अनसर्टेनिटी है, यू आर नेवर श्योर कि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इस लम्हे या नहीं करेगा, इसमें आपका कसूर नहीं है, नेचर ने इसको आपसे वैसे ही हिडन रखा हुआ है, ये इंफॉर्मेशन आप तक कभी भी एग्जैक्ट नहीं पहुंच सकती। ये है हमारे पास अनसर्टेनिटी और ये है हमारे पास एरर्स। तो हमने देखा कि एरर और अनसर्टेनिटी में अगर बेसिक डिफरेंस देखें तो एरर एक ऐसी चीज है जिसमें ज्यादा रोल जो है वो ह्यूमन बीइंग्स का है, जबकि अनसर्टेनिटी एक ऐसी चीज है जो हमारी नेचर वाइज ह्यूमन बीइंग जिस तरह से इम्परफेक्ट बने हुए हैं और उस वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको कहते हैं कि ये अनसर्टेनिटी है। आज का हमारा टॉपिक ज्यादा रिलेटेड है एरर से। अनसर्टेनिटीज को हम डिटेल में देखेंगे बाद के लेक्चर्स में। तो जरा देखते हैं एरर कितने टाइप का हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ एरर, जिन दो टाइप्स का जिक्र आपकी बुक ने किया उनमें एक है रैंडम एरर और एक है सिस्टमैटिक एरर। इन दोनों का मतलब क्या अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज रैंडम एरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा जब भी आपको रैंडम एरर का शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपको तीन चीजें मेंशन करनी है। व्हाट इज रैंडम एरर, कि होता क्या है। नंबर 2, व्हाट इज द कॉज ऑफ रैंडम एरर। नंबर 3, हाउ कैन वी मिनिमाइज और रिड्यूस दिस काइंड ऑफ एरर। इस तरह के एरर को कम करने के लिए क्या लाहे अमल होना चाहिए, क्या तरीकाकार होना चाहिए। तो देखते हैं रैंडम एरर, एक एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास वर्नियर कैलिपर है और मेरे पास ये वर्नियर कैलिपर से इस बॉल का रेडियस फाइंड आउट कर रहा हूं। अब इमेजिन करें, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं इस वर्नियर कैलिपर के जॉज में जब इस बॉल को रखूंगा तो फिर मेरे पास जो रीडिंग आएगी वो इसका डायामीटर आ जाएगा। अब मैं इसका डायामीटर फाइंड आउट करना चाह रहा हूं। मैंने इस बॉल को इस तरह से रखा, कोई और भी हमारे पास आंसर आ गया लाइक 2.3 सेंटीमीटर। अब इमेजिन करें कोई और शख्स इसी इंस्ट्रूमेंट को और इसी बॉल को यूज करते हुए डायामीटर इसका फाइंड आउट करता है। हो सकता है वो जॉज को बंद करते हुए थोड़ा सा ज्यादा प्रेस कर दे। अगर वो ऐसा कर देगा तो जब वो इसका आंसर निकालेगा तो हो सकता है आंसर अब पहले से कम है 2.2 सेंटीमीटर। और अगर कोई और शख्स हो वो इसको प्रेस कर दे तो हमारे पास, और ज्यादा प्रेस कर दे तो हमारे पास 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब एक ही इंस्ट्रूमेंट है, एक ही कंडीशन है, एक ही हमारे पास चीज है जिसकी मेजरमेंट दी जा रही है, मगर हमारे पास डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। ये एक ऐसा एरर है जिसे हम बोलते हैं रैंडम एरर। बट व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ रैंडम एरर? बिकॉज रैंडम मींस बेतरतीब, जिसका आप गेस ना कर सके। तो अब मुझे आइडिया नहीं है कि पहले जो आंसर आया वो उसमें फिर कम होता गया, फिर 2.2 आया, फिर 2.1 सेंटीमीटर आया, लेकिन अगर अब मैं किसी शख्स को यही इंस्ट्रूमेंट दूंगा तो उसका आंसर में कितना एरर आएगा, आई कैन नॉट गेस। इसे बोलते हैं कि ये रैंडम एरर है। तो व्हाट इज रैंडम एरर? रैंडम एरर इज सेट टू अकर, कहा जाता है कि रैंडम एरर तब होगा व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट of same quantity gives different result
gives different result under same condition. सेम कंडीशन है, सेम इंस्ट्रूमेंट है, और फिर भी आपके पास कैसे रिजल्ट्स आए? डिफरेंट रिजल्ट आए। तो फिर आप कहेंगे ये कैसा एरर है? रैंडम एरर है। अब रैंडम एरर का कॉज, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2-3 चीजें हमने डिस्कस करनी है। तो अब जरा देखते हैं कि रैंडम एरर का कॉज क्या होगा, वजह क्या होगी। रैंडम एरर की कोई भी वजह हो सकती है। इसको आपकी बुक लिखेगी कि रैंडम एरर में बी ड्यू टू अननोन कॉजेज। मिसाल के तौर पर मैं रेजिस्टेंस मेजर कर रहा हूं, और मैं रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए सुबह आकर उसी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस मेजर करता हूं तो 2 ओम होती है। फिर मैं शाम को आता हूं, वही रेजिस्टर, वही इंस्ट्रूमेंट, वही लैब, लेकिन रेजिस्टेंस आती है 1.8 ओम्स। अब मैं हैरान होता हूं कि ये इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, हालांकि सेम चीजें सब। तो फिर मुझे जहन में आता है कि जब मैं शाम को आया तो मौसम जरा ठंडा था, टेम्परेचर कम हो गया, और टेम्परेचर ने हमारी रेजिस्टेंस को अफेक्ट किया होगा। लाइक आई एम नॉट श्योर, दैट इज व्हाई आई विल से कि दिस द कॉज ऑफ अ रैंडम एरर इज एन अननोन कॉज, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट। आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि किस चीज ने मेरी मेजरमेंट को खराब किया है, लेकिन आप गेस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि टेम्परेचर का इफेक्ट हो सकता है, लेकिन इट कुड बी एनी अदर इफेक्ट ऑल्सो। इट कुड बी ड्यू टू ह्यूमिडिटी, ये नमी, हवा में नमी की वजह से हो सकता है, प्रेशर की वजह से हो सकता है। तो ये है हमारे पास रैंडम एरर के कॉज। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू मिनिमाइज रैंडम एरर। मैं इसको बोलता हूं रिडक्शन ऑफ रैंडम एरर। रिडक्शन ऑफ रैंडम एरर, इसको हम ये कहते हैं रेमेडी ऑफ रैंडम एरर। कि रैंडम एरर आ जाए तो रेमेडी यानी उसका इलाज क्या है, जरा देखते हैं। पहले तो वही एग्जांपल वर्नियर कैलिपर वाली लेते हैं। आप मेजरमेंट ले रहे हैं वर्नियर कैलिपर से, कभी मेजरमेंट आई 2.2 सेंटीमीटर, फिर मेजरमेंट आई 2.1 सेंटीमीटर, फिर मेजरमेंट आई 2.0 सेंटीमीटर, और इस तरह से बहुत सी मेजरमेंट आई। मैं सिर्फ एज एन एग्जांपल 3 मेजरमेंट्स यहां पर लिखता हूं। जरा इमेजिन करें इन तीनों में से कोई एक सही है। अब हमें नहीं मालूम, क्योंकि यही तो एरर है। सपोज कीजिए अगर मैं 2.2 को सिलेक्ट कर लेता हूं और असल मेजरमेंट थी 2.0, तो मैंने कितनी गलती कर दी इस सिलेक्शन में? 0.2 की, क्योंकि मैंने 2.2 सिलेक्ट किया और ये 2.0 था। और अगर मैं 2.0 सिलेक्ट करता हूं और असल में वो 2.2 है, तब भी मैंने 0.2 की मिस्टेक की। आप मुझे बताएं, अगर आप अपने एरर को कम करना चाहते हैं, एक्सपेक्टेड एरर को कम करना चाहते हैं, तो आप कौन सी मेजरमेंट चूज करेंगे? आप में से अगर बच्चे ये समझते हैं कि मैं 2.1 सेलेक्ट करूंगा, तो वो बिल्कुल सही करेंगे, क्योंकि अगर वो 2.1 सेलेक्ट करते हैं और आंसर भी असल में 2.1 है, तो उनका तो एरर आया ही नहीं। अगर वो 2.1 सेलेक्ट करते हैं और असल में 2.2 था, तो कितना वो दूर गया असल वैल्यू से? सिर्फ 0.1। और अगर ये वैल्यू सही है और उन्होंने ये चूज कर लिया, तब भी 0.1 का डिफरेंस है। तो वहां पर अगर मैं एक्सट्रीम वैल्यू सिलेक्ट करूं तो मेरा एरर बढ़ सकता है, लेकिन अगर मैं बिल्कुल मिड वाली वैल्यू, जिसे हम कहते हैं एवरेज वैल्यू, सेलेक्ट करूं, तो क्योंकि मैं बिल्कुल दरमियान में हूंगा, तो ना इधर से एरर ज्यादा बनेगा, ना इधर से एरर ज्यादा बनेगा। तो इसका मतलब हाउ कैन यू रिड्यूस रैंडम एरर? तो रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस बाय टेकिंग एन एवरेज। आपके पास जितनी भी मेजरमेंट्स हैं, आप उन सबका एवरेज ले लें। ऐसा करने से जो आपकी एवरेज वैल्यू होगी, वो क्योंकि एवरेज होगी, वो दरमियान में होगी, सैंडविच्ड होगी, तो फिर उसका एक्सट्रीम से ज्यादा एरर बन नहीं सकता। तो इसका मतलब जब भी आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो, तो आप कोशिश करेंगे कि एवरेज वैल्यू यानी कि जो दरमियान में मिडिल वैल्यू, उसको सेलेक्ट करें। ये था थोड़ा सा तारुफ रैंडम एरर के बारे में। अब जरा डिस्कस करते हैं कि सिस्टमैटिक एरर क्या होता है। सिस्टमैटिक एरर के बारे में भी हम 3 ही बातें पढ़ेंगे। Now, what is systematic error? Random means बेतरतीब, you cannot guess it, but systematic जैसे वर्ड निकल रहा है सिस्टम से, there must be a system in this error, यानी कि एरर तो है
लेकिन इस एरर के पीछे भी एक सिस्टम है, एक तरीका एक कार है, और आप इसको गेस भी कर सकते हैं कि अब के एरर कितना आएगा। ये कैसे हो सकता है? जरा इमेजिन करें, मेरे पास फिर से एक स्केल है। इस स्केल में अगर आप देखें गौर से, क्या आपको कुछ मसला नजर आ रहा है? इस स्केल में एक रीडिंग मिस है, तो 3 के बाद 4 नहीं है बल्कि 5 है। अब अगर आप एक पेंसिल रखते हैं और स्केल उसकी लेंथ बताता है 8 सेंटीमीटर, तो क्या वो असल में 8 सेंटीमीटर की होगी? वो तो असल में 7 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि आपकी तो एक पूरी की पूरी रीडिंग मिस है। अगर स्केल बताता है 9 सेंटीमीटर, तो आप फौरन समझ जाएंगे ये 8 सेंटीमीटर की, और अगर स्केल बताता है 10 सेंटीमीटर, तो आप समझ जाएंगे कि वो 9 सेंटीमीटर की। इसका मतलब आप देख रहे हैं एरर रैंडम नहीं आ रहा, बल्कि हमें पहले ही पता है एरर कितना आना है, एक एक का एरर आना है। 1 सेंटीमीटर हर बंदा गलत होगा। अगर मुझे पता है कि मैं किसी शख्स को ये इंस्ट्रूमेंट देने लगा हूं, मैं इंस्ट्रूमेंट देने से पहले प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि उसका एरर कितना आ सकता है, 1 सेंटीमीटर। यू कैन प्रिडिक्ट इट, क्योंकि इसमें एक सिस्टम है, इसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। तो रैंडम एरर क्या था कि गिव डिफरेंट रिजल्ट्स इन द सेम कंडीशन, लेकिन सिस्टमैटिक एरर में क्या है कि इट प्रोड्यूसेस कंसिस्टेंट डिफरेंस इन ऑल रीडिंग्स। तो ये है हमारे पास सिस्टमैटिक एरर की डेफिनेशन। तो सिस्टमैटिक एरर refers to an effect, ये एक ऐसा असर है which influences means असर डालना, which influences जो असर डालेगी all the measurements equally। तो ये आपकी सारी मेजरमेंट्स को एक जैसा असर डालेगी। जैसे उस एग्जांपल में आपकी सारी मेजरमेंट एक एक सेंटीमीटर अपनी असल वैल्यू से हटी होंगी। अब जरा देखिए, हमारे पास दूसरी बात हमने डिस्कस करनी है, सिस्टमैटिक एरर का कॉज क्या है। जैसे कि मैंने अभी बताया सिस्टमैटिक एरर, अभी जो एग्जांपल देखी हमने स्केल की, उसमें क्या जो है ना वो रीजन थी, इनकरेक्ट मार्किंग थी, आपकी एक पूरी की पूरी मार्किंग मिस है। तो फिर यहां पर हम कहेंगे कि सिस्टमैटिक एरर की वजह है इन करेक्ट मार्किंग्स। इसकी रीजन पुअर कैलिब्रेशन भी हो सकती है। जैसे अगर आप कोई सस्ता स्केल लेकर आए, जैसे लकड़ी का स्केल है, तो आप देखेंगे कि उसमें सारी वैल्यूज एक जैसा करीब नहीं होंगी, बल्कि कहीं कहीं ऐसी जगह भी आती है जहां वैल्यूज आप देखते हैं कि यार मार्किंग ज्यादा दूर है। और फिर हमारे पास तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है इट मे अकर ड्यू टू जीरो एरर। जीरो एरर क्या होता है? जब आपका इंस्ट्रूमेंट का, जैसे वर्नियर कैलिपर का जीरो एरर क्या होता है कि दोनों जीरोस, दोनों स्केल के जीरोस, मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जीरोस कंसाइड ना करें। अगर आपका जीरो ही थोड़ा सा आगे, तो फिर आपकी जितनी भी मेजरमेंट्स लेंगे वो सारी ही थोड़ी सी ज्यादा होंगी, और अगर जीरो कम पीछे है तो फिर हमारे पास सारी मेजरमेंट्स ही थोड़ा थोड़ा डिफर करेंगे। अब ये है कॉजेज। लास्ट थिंग, रिडक्शन, हाउ टू मिनिमाइज दिस काइंड ऑफ एरर। आप इस तरह के एरर को किस तरह से कम कर सकते हैं। अब सिंपल जो मैंने स्केल की एग्जांपल ली, आपको पता है सबका आंसर कितना ज्यादा आ रहा है, 1 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगा कि मैं जिसको भी स्केल दूंगा या जो भी उस स्केल से मेजरमेंट लेने लगा, मैं उसको पहले ही बता दूं कि भाई आपका जो भी आंसर है ना, उसमें से 1 सेंटीमीटर निकाल देना, क्योंकि हमें पता है कि आपका आंसर 1 सेंटीमीटर ज्यादा आएगा। यहां से क्या होगा, यहां से हमने एक करेक्शन फैक्टर अप्लाई कर दिया। हमने एक करेक्शन फैक्टर अप्लाई कर दिया कि आपका इतना एरर है, हमें क्योंकि मालूम है एरर, हम उसी को माइनस करते जाएंगे। इन केस ऐड भी कर सकते हैं अगर हमारा आंसर एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम आ रहा है। तो इसका मतलब रिडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात, अ करेक्शन फैक्टर कैन बी अप्लाइड। अ करेक्शन फैक्टर कैन बी अप्लाइड। आप एक करेक्शन फैक्टर भी अप्लाई कर सकते हैं इसको रिड्यूस करने के लिए। और अगर आपने करेक्शन फैक्टर की एग्जांपल देखनी हो तो मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं। पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूं जिसमें दो क्लॉक्स हैं आपके पास। सपोज करें, इमेजिन करें एक क्लॉक किसी वजह से फास्ट है, और जब 1 घंटा गुजरता है
तो एक क्लॉक पर तो 1 घंटा गुजरता है, लेकिन दूसरी क्लॉक पर 1 घंटा और 1 सेकंड गुजर जाता है। अब आप क्या करेंगे, इस पे करेक्शन फैक्टर अप्लाई करेंगे। आपको मालूम है कि एक दूसरी जो फास्ट क्लॉक है वो 1 सेकंड ज्यादा दे रही है, तो आप हर घंटे के बाद उसका 1 सेकंड कम कर दें। लेकिन अब आप कहेंगे सर ये तो सारा दिन इसी में लगे रहेंगे, तो फिर अगर आप इसको डेली नहीं कर सकते, आप इसको जो है ना वो ऑरली नहीं कर सकते, आप इसको डेली कर ले। आपको पता है 24 घंटे, हर घंटे में 1 सेकंड बढ़ा है, तो आप एक दिन के बाद 24 सेकंड पीछे कर दें। इसी तरह अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप मंथली बेसिस पर कैलकुलेट करके उसको करेक्शन फैक्टर कर लें। आप कहेंगे सर ऐसा कहां होता है दुनिया में, तो ऐसा ही होता है दुनिया में। आप लोगों ने लीप ईयर का नाम सुना होगा। आपको मालूम है कि एक दिन, एक साल जो है वो 365 दिन का होता है, 365 डेज, लेकिन ये हकीकत नहीं है। एक साल 365 दिन और 6 घंटे का होता है। अब ये 6 घंटे बीच में, ये तो अच्छी बात नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि वो साल 365 का ही रखते हैं, 6 घंटे बीच में से निकाल देते हैं। वो कहते हैं सपोज करो 6 घंटे है ही नहीं, और फिर इसी तरह अगले साल भी 365 दिन और फिर 6 घंटे खा गए, फिर तीसरे साल 365 दिन, चौथे साल 365 दिन, हर दफा वो 6 घंटे खाते रहते हैं। अब उन्हें मालूम है कि उन्होंने 4 साल में 24 घंटे खा लिया, और 24 घंटे कितना बनता है, एक दिन। तो फिर तो ये चौथा साल जो है वो 366 डेज का बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं लीप ईयर, और जिसमें फेब में 29 डेज होते हैं इंस्टेड ऑफ 28। सो व्हाट दे आर डूइंग, साइंटिस्ट आर अप्लाइंग अ करेक्शन फैक्टर। तो अब करेक्शन फैक्टर अप्लाई किया जा सकता है। और लास्ट जो हमारे पास रेमेडी है वो ये है कि वी कैन कंपेयर इंस्ट्रूमेंट with one which is known to be more accurate। आप एक और काम कर सकते हैं कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, आपको अगर उसमें लगता है सिस्टमैटिक एरर, उसकी रीडिंग्स में प्रॉब्लम है, उसकी कैलिब्रेशन में प्रॉब्लम है, तो आप उसको कंपेयर करो किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जो आपको लगता है ज्यादा प्रिसाइज है, ज्यादा अच्छा है। तो फिर आप वहां से कंपैरिजन करके उसमें से जो भी आपकी मार्किंग है उसको, जो भी गलत मार्किंग है उसको करेक्ट कर लें। ये था हमारे पास आज का टॉपिक कि एरर्स क्या होते हैं, एरर्स कितनी टाइप्स के होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के एरर को हम किस तरह से मिनिमाइज करते हैं अपनी मेजरमेंट्स में। तो आज का लेक्चर यहां तक के लिए। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, और सिग्निफिकेंट फिगर्स की सिग्निफिकेंस क्या है ये हम